हेलो क्लास, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं और पेपर भी जल्द ही होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए और अपने आप को और तैयार करते रहिए। तो जो आज के हमारे प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अमात्रिक है। अमात्रिक शब्द कौन सा है। कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना। अमात्रिक शब्द कौन सा है जिसमें मात्राएं नहीं लगी हुई हैं। कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना। तो अमात्रिक शब्द हमारा है कलरव। अमात्रिक शब्द है कलरव। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका उच्चारण करने के लिए हम कम समय लेते हैं। तो क ख ग है, च ज और या, त थ न या ट ठ और ड़। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं जिन वर्डों का उच्चारण करने के लिए हम कम समय लेते हैं या जो हमारे मुंह से सांस निकलती है वो कम निकले, तो वह कौन सी ध्वनि है जिनका उच्चारण करने के लिए हम कम समय लेते हैं। तो क ख ग जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन का पहला अक्षर अल्प प्राण होता है लेकिन दूसरा महाप्राण होता है। तो एक एक वर्डों को पलटते जाते हैं, अल्प प्राण है फिर महाप्राण है, अल्प और महा। तो इनमें से हमारा कौन सा शब्द ऐसा है जो अल्प प्राण वर्ड है। क ख ग। क हमारा अल्प प्राण है लेकिन ख महाप्राण है, तो ये नहीं होगा। च ज इया, च हमारा अल्प प्राण है, च के बाद छ आता है, छ जो हमारा महाप्राण है लेकिन ज अल्प प्राण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा च ज इया, अल्प प्राण वर्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ड जो है उसका अर्थ क्या नहीं होता है। वर्ड को हम क्या कहते हैं। रंग, आकाश, जाति या अक्षर। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्ड का अर्थ नहीं व्यक्त करता। रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं, जाति भी होती है, रंग भी होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्ड का अर्थ नहीं है, वो है आकाश। आकाश जो है वो वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड को हम रंग, जाति और अक्षर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह हम किसे कहते हैं। विसर्ग को कहते हैं, महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं। विसर्ग को कहते हैं, महाप्राण को कहते हैं या फिर संयुक्त व्यंजन को कहते हैं या अल्प प्राण को कहते हैं। तो अयोगवाह वर्ड हमारे कहलाते हैं विसर्ग। अंक और अह जो हैं वो अयोगवाह वर्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा। शब्दों का सही क्रम क्या होगा। अनुसार क्या होगा। संतान, सकल, सचल और सक्षम, इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा। इनका वर्डों का जो क्रम होता है वो किस प्रकार व्यवस्थित होगा। संतान, सकल, सचल, सक्षम या फिर सकल होगा, संतान है, सचल है, सक्षम, सकल, सचल, संतान, सक्षम या संतान, सकल, सक्षम, सचल। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले वर्डों के क्रम में हमारा आता है अनुस्वार, तो ये पहले गलत है क्योंकि सकल होगा नहीं, सबसे पहले क्या आता है अनुस्वार। तो संतान, सकल और सचल, सक्षम या फिर संतान, सकल, सक्षम और सचल, तो अनुस्वार होगा। अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ड आता है अ। स्वरों में सबसे पहले क्या आता है अनुस्वार आता है, उसके बाद अ आता है। तो संतान, संतान, सकल और शकल हो गए, तो स और श ये भी सही है। सचल, क, स और क,
तीनों में स है, इसलिए हम दूसरे वर्ड से देखते हैं कि क के बाद कौन सा वर्ड आता है। वर्गों के अनुसार देखा जाए तो क के बाद च आता है, लेकिन छ जो है वो क प्लस जो हमारा मूर्धन्य श होता है उससे मिलकर बना है, इसलिए क के बाद छ आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संतान, शकल, सक्षम और सचल। अनुस्वार, अनुस्वार के बाद क है, क प्लस मूर्धन्य श होता है, उसके बाद च आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस शब्द के बाद आता है? जो छ वर्ड है उसका जो क्रम है वर्डों में किस शब्द के बाद आता है? क के बाद आता है, छ के बाद आता है, त्र के बाद आता है या ज्ञ के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस शब्द के बाद आता है? तो छ आता है क के बाद, क्योंकि छ जो है वो क हलंत प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बना है, तो छ हमारा आता है क के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है? प्रतिदर्श है, दृष्टा है, रचयिता है, आहार है। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध वर्तनी वाला है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा प्रतिदर्श। दृष्टा को हम दृष्टा नहीं दृष्टा लिखते हैं, रचयिता नहीं रचयिता होता है, आहार का आहार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से जो 4 शब्द दिए गए हैं हमें बताना है इन शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो परीक्षा होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा होता है या परिइच्छा होता है। परीक्षा को हम कैसे लिखते हैं? परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा या परिइच्छा? तो कौन सा शब्द हमारा सही हो जाएगा? परीक्षा। परीक्षा को हम लिखते हैं परीक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य ऐसा है जो गलत है। 3 सही है और 1 गलत है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में जो पदों के प्रत्यय होते हैं उनको समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। समास तोड़ने को हम विग्रह कहते हैं, ये सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। जो पद होते हैं उनमें जो प्रत्यय लगे होते हैं जब उनको हम समास रूप में करते हैं तो उनके जो पद के प्रत्यय होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि शब्दों को जब संधि से अलग अलग कर दिया जाता है तो उसको हम विच्छेद कहते हैं। संधि में 2 पक्षों का नहीं 2 वर्णों का मेल होता है। संधि में 2 पक्षों का नहीं 2 वर्णों का मेल होता है। तो हमारा कौन सा कथन गलत है? संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वृद्धि-स्वर संधि किस शब्द में है? इनमें से किस शब्द में वृद्धि-स्वर संधि है? रजनीश, महोषध, यतीन्द्र, शोधार्थी। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें वृद्धि-स्वर संधि है? रजनीश, महोषध, यतीन्द्र या शोधार्थी। अ के बाद चाहे ए आए चाहे अ आए, अ के बाद चाहे ए आए चाहे अ आए वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अय में। अ के बाद चाहे ओ हो या अ हो वो किस में बदलेगा? अब में। वृद्धि स्वर संधि में अ प्लस ए अय बराबर अय होता है, अ प्लस ओ अब बराबर अब होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें वृद्धि स्वर संधि है? तो वो है हमारा महौषध, क्योंकि महा प्लस औषध बराबर क्या होता है? महौषध। महा प्लस औषध महौषध। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। जो यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से एक वाक्य ऐसा है जो
गलत है, वही हमें बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि स्वर संधि कहते हैं। जिन संधियों में दो स्वरों का मेल, स्वरों से स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाती है, और व्यंजन का मेल चाहे व्यंजन से हो चाहे स्वर से हो वो व्यंजन संधि कहलाती है। लेकिन विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि नहीं कहते हैं। विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन का मेल हो चाहे स्वर का मेल हो, उसके विकार से जो उत्पन्न विकार होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो हमारा आंसर है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सदाशय। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय, सत प्लस आशय या सदा प्लस आशय। सदाशय का संधि विच्छेद होगा। सदाशय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सदाशय में व्यंजन संधि है। तो सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय या सत प्लस आशय या सदा प्लस आशय। सदाशय, सदाशय का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आशय। त के बाद यदि कोई स्वर हो या व्यंजन या द हो तो त किस में बदल जाता है? द में बदल जाएगा। तो सत प्लस आशय बराबर होता है सदाशय। सत प्लस आशय बराबर होगा सदाशय। अगला क्वेश्चन है हमारा इत्यादि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इति प्लस यादि या इत प्लस आदि। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इति प्लस यादि या इत प्लस आदि। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि, क्योंकि ई और आ के मेल से य बनता है। ई और आ के मेल से य बनता है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग के साथ जो मेल होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? स्वर संधि, स्वरों से स्वरों का मेल हो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन के साथ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो वो व्यंजन संधि कहलाती है। लेकिन विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा बारहसिंगा। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है? बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव? तो बारहसिंगा में हमारा बहुब्रीहि समास है। बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्विगु है? धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? संख्यावाची हो तो द्विगु समास है,
जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो वो अव्ययी भाव होता है। कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष्य उपमान या उपमेय हो वो कर्मधारय समास होता है। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इनमें से जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो कर्मधारय का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास किस शब्द में है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, पाठशाला पढ़ने का स्थान, श्वेत पत्र नीलकंठ नीला है कंठ। तो कर्मधारय किसमें है? जिसका प्रथम पद प्रधान हो, ना उत्तर पद प्रधान हो, उसका कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, वो बहुव्रीहि कहलाता है। लेकिन कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास है श्वेत पत्र। पत्र की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? श्वेत है। जिसमें विशेष और विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। तो श्वेत पत्र, पत्र जो है वो विशेषता श्वेत है, वो पत्र की विशेषता बता रहा है कि पत्र कैसा है? श्वेत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है? जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, विशेषण और विशेष्य हो वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? जिसमें विशेषण और विशेष्य हो वो कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय। कर्मधारय जिसमें विशेषण और विशेष्य 2 पद होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया अर्थक। क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रिया अर्थक संज्ञा होती है वो किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग। क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग में रहती है या फिर एक वचन पुल्लिंग में होती है, बहुवचन स्त्रीलिंग में होती है या एक वचन स्त्रीलिंग में होती है। तो क्रिया अर्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में। क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा है, कक्षा है, भीड़ है या दौड़ है? तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है दौड़। सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ में भी समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षाएं में बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो भाव समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? दौड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो द्रव्यवाचक है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा है? हरा, पतला, सभा या गहरा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? हरा है, पतला है, सभा है या गहरा है? तो संज्ञा शब्द हमारा है गहरा। संज्ञा शब्द है गहरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली,
लड़का, मोहन या बीमारी। तो भाववाचक संज्ञा है बीमारी, भाववाचक संज्ञा है बीमारी। जिसमें गुण, धर्म या अवस्था का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या जातियों का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तु या जातियों का बोध हो, उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या जातियों का बोध होता है उन्हें हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं या जातियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। परिमाण का बोध हो या परिणाम का बोध हो द्रव्यवाचक, भावनाओं का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा है, एक ही व्यक्ति का बोध कराए जो एक ही पर निर्धारित हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक ही प्रकार की वस्तु या जातियों का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या जातियों का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान है, करण है, कर्म है या संबोधन है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान है, करण है, कर्म है या संबोधन है? तो कुत्ते से डरती है, कुत्ते से डरती है, करण कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में करण कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण या कर्म। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारण है? अधिकरण कारक है। तो जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, जिस भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपसे करवाया है। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस को बेहतर करते रहिए और अपने आप को और अच्छे से तैयार करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।